समाज मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, स्कोप और एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। तो अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि समाज मनोविज्ञान क्या है। समाज मनोविज्ञान समाज में या सामाजिक परिस्थिति में व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब समाज मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या है, क्या स्कोप है, मतलब समाज मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के कौन कौन से एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के ये भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स या पहलू आपस में मिलकर समाज मनोविज्ञान के स्कोप का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक व्यवहार के ऐसे प्रमुख पहलुओं को जो कि आधुनिक समाज मनोविज्ञान के मुख्य कार्यक्षेत्र हैं, हम वन बाय वन स्पष्ट करेंगे। इनमें फर्स्ट है मनोवृत्ति, एटीट्यूड। नेक्स्ट सामाजिक प्रत्यक्षण, सोशल परसेप्शन। नेक्स्ट पूर्वाग्रह तथा विभेद, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। नेक्स्ट जनमत तथा प्रचार, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट नेतृत्व, लीडरशिप। नेक्स्ट सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता, अल्ट्रुइज्म, एग्रेसिवनेस, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। नेक्स्ट अफवाह, र्यूमर। एंड लास्ट समूह प्रभाव, ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो ये 10 प्रमुख एरियाज हैं जिनकी चर्चा हम वन बाय वन आपको करते हैं, क्लियर करते हैं कि समाज मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट मनोवृत्ति, एटीट्यूड। मनोवृत्ति, इसको अभिवृत्ति भी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एटीट्यूड। क्या होता है ये एटीट्यूड? अभिवृत्ति एक प्रकार का झुकाव है, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के प्रति एक प्रकार का झुकाव दर्शाती है अभिवृत्ति। आलपोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति समाज मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र का एक प्रमुख अंग है। अभिवृत्ति में 3 तरह के तत्वों का एक संगठन पाया जाता है। कौन कौन से हैं ये 3 तत्व? पहला है अफेक्टिव कंपोनेंट या संवेगात्मक तत्व। सेकंड बिहेवियरल कंपोनेंट या व्यवहार परक तत्व। और थर्ड है कॉग्निटिव कंपोनेंट या संज्ञान परक तत्व। तो ये तीनों तत्व मिलकर मनोवृत्ति का ABC ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल एंड C फॉर कॉग्निटिव। समाज मनोविज्ञान में मनोवृत्ति के इन पहलुओं पे सबसे अधिक बल डाला जा रहा है। ये 3 पहलू है, मनोवृत्ति में परिवर्तन, मनोवृत्ति का निर्माण और मनोवृत्ति का मापन। मतलब मनोवृत्ति के अंतर्गत समाज मनोविज्ञान में मुख्य रूप से क्या क्या अध्ययन किया जाता है, कैसे एटीट्यूड में चेंज होता है, अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है और अभिवृत्तियों का मापन कैसे होता है। नेक्स्ट सामाजिक प्रत्यक्षण, सोशल परसेप्शन। सामाजिक प्रत्यक्षण आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों के कार्यक्षेत्र का दूसरा प्रमुख पहलू है। दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं, मनोवृत्ति आदि से अवगत होकर तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को सोशल परसेप्शन कहा जाता है। इस कार्यक्षेत्र में समस्त मनोवैज्ञानिकों का ध्यान मुख्य रूप से 3 पहलुओं पर अधिक गया है। कौन है ये 3 पहलू? पहला है पर्सन परसेप्शन, व्यक्ति प्रत्यक्षण। नेक्स्ट गुणारोपण, एट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट अशाब्दिक संचार या संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्यक्ति प्रत्यक्षण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसके बारे में एक समग्र विचार विकसित करता है। इस क्षेत्र में केली ने महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। एंडरसन ने योगात्मक मॉडल, औसत मॉडल का प्रतिपादन कर व्यक्ति प्रत्यक्षण के स्वरूप की यथोचित व्याख्या की है। गुणारोपण क्या है? एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए किसी खास व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का पता लगाया जाता है। इस क्षेत्र में हाइडर का सिद्धांत, जोन्स तथा डेविड का सिद्धांत, केली का सिद्धांत तथा शेवर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें समस्त मनोवैज्ञानिकों का मुख्य बल इस बात पे रहा है कि हम लोग बिना भाषा का प्रयोग किए ही अपने हाव भाव और शारीरिक गतियों के द्वारा किस तरह से दूसरों से बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा एरिया है पूर्वाग्रह तथा विभेद, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। पूर्वाग्रह और विभेद भी आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र बन गया है। क्या होता है ये पूर्वाग्रह? व्हाट इज प्रीजुडिस? पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल विचारों पर आधारित होती है। साधारण लोग पूर्वाग्रह से मतलब प्रतिकूल विचारों पर आधारित मनोवृत्तियों से लेते हैं, परंतु समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसका अर्थ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के एटीट्यूड से मानते हैं। उदाहरण के लिए भारत में उच्च जाति के लोगों की पूर्वाग्रह अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति प्रायः प्रतिकूल विचारों पर आधारित होती है। ये नेगेटिव प्रीजुडिस का उदाहरण है। इसी तरह से जो न्यू जनरेशन है उनका पूर्वाग्रह फिल्मी जगत के सितारों के प्रति फेवरेबल होता है, अनुकूल विचारों पर आधारित होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। ये धनात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, पॉजिटिव प्रीजुडिस का उदाहरण है। तो विभेद क्या है? ये तो हुआ पूर्वाग्रह। अब विभेद, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति वैरपूर्ण तरीके से या एक प्रकार का हॉस्टाइल बिहेवियर करता है। तो इस तरह से विभेद में एक प्रकार का नेगेटिव बिहेवियर होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों का ध्यान उन कारकों पे अधिक गया है जिनमें पूर्वाग्रह और विभेद प्रभावित होते हैं। ऐसे कारकों में 3 तरह के कारक को समाज मनोवैज्ञानिकों ने अधिक महत्वपूर्ण बताया है: सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक और व्यक्तित्व से संबंधित कारक। पूर्वाग्रह को मापने के लिए कुछ मापनियों का भी निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण भी आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहा है। बेरोन तथा बर्न के अनुसार अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति को धनात्मक या ऋणात्मक ढंग से मूल्यांकन करने से होता है। हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो किसी से नफरत करते हैं, या किसी को हम लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। दोनों तरह की मनोवृत्ति को हम अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में रखेंगे। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के क्षेत्र में समाज मनोवैज्ञानिकों ने अट्रैक्शन के अध्ययन पर अधिक बल डाला है। बोरकेल और कूपर के अनुसार आकर्षण से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति से होता है। चूंकि आकर्षण एक तरह की मनोवृत्ति है, यह भी एक तरह का एटीट्यूड है, अतः समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या उन सिद्धांतों के सहारे करने की कोशिश की है जिनके द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन की व्याख्या की गई है। इस प्रकार आकर्षण की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें न्यूकॉम्ब का बैलेंस थ्योरी प्रधान है, का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा पुनर्वलन सिद्धांत द्वारा भी आकर्षण की व्याख्या की गई है। आकर्षण के कौन कौन से निर्धारक हैं, इस पर भी समाज मनोवैज्ञानिक ध्यान केंद्रित करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद क्यों करता है,
इस तरह की निर्धारक रूप में समाज मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक सुंदरता, समीपता, मनोवृत्ति में समानता आदि को प्रमुख बताया है। नेक्स्ट, जनमत तथा प्रचार, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। जनमत तथा प्रचार भी समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। जनमत ऐसे व्यक्तियों के मत को कहा जाता है जिसमें एक सामान्य अभिरुचि होता है। आधुनिक युग में जनमत का महत्व क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसके द्वारा किसी सार्वजनिक समस्या के प्रति व्यक्तियों के विचारों और मतों का पता चलता है। आधुनिक युग में सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, अखबार आदि कुछ प्रमुख साधन हैं जिनके द्वारा जनमत का निर्माण होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने जनमत को मापने के लिए कुछ खास विधियों जैसे प्रतिदर्श विधि, पैनल विधि आदि का भी प्रतिपादन किया है। और जनमत से ही एक मिलता जुलता क्षेत्र है प्रचार, प्रोपेगेंडा। प्रचार क्या है? प्रचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचारों और मतों को नियंत्रित कर एक खास दिशा में मोड़ा जाता है। यही कारण है कि प्रचार को इन लोगों ने सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख रूप माना है। प्रचार कितने प्रकार का होता है? प्रचार को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है? प्रचार का क्या मनोविज्ञान है? आदि पे समाज मनोवैज्ञानिक फोकस करते हैं। और प्रचार की कौन कौन सी टेक्निक्स है, इन सब का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट, नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व क्या है? व्हाट इज लीडरशिप? नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठित समूह की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख कराया जाता है। जिस व्यक्ति का प्रभाव समूह की क्रियाओं पर सबसे अधिक होता है उसको नेता कहा जाता है। नेतृत्व में दो पक्ष होते हैं, एक तो नेता होता है, दूसरी तरफ उसके अनुयायी होते हैं। नेता अनुयायियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है और अनुयायियों के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? नेतृत्व की प्रभावशीलता क्या है? कैसे नेता में कौन कौन से गुण होना चाहिए? नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं? इन सब का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों में परिवर्तन दूसरे व्यक्तियों द्वारा कुछ कहने या करने के फलस्वरूप होता है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के सामाजिक प्रभावों को महत्वपूर्ण बताया है। पहला, समरूपता या कन्फर्मिटी, दूसरा अनुपालन या कंप्लायंस और तीसरा आज्ञाकारिता या ओबीडियंस। समरूपता क्या है? समरूपता में तो सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। यह किसी भी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मानकों से सीधे सीधे डायरेक्ट प्रभावित होता है। जैसे जब कॉलेज में प्रथम बार छात्र प्रवेश करते हैं तो उनका व्यवहार अपने सीनियर स्टूडेंट्स के बिहेवियर से काफी प्रभावित होता है और वो हमेशा अपने व्यवहार को उनके समरूप बनाने का प्रयास करते हैं। अनुपालन में भी सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूप से भी और अधिक प्रत्यक्ष होता है। इस प्रक्रिया में, अनुपालन में क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक खास ढंग से व्यवहार करने का अनुरोध करता है। जैसे यदि एक दोस्त दूसरे दोस्त से किसी विशेष पाठ्य पुस्तक देने का अनुरोध इस उम्मीद से करता है कि वह उसे दे देगा, तो यह अनुपालन का उदाहरण होगा। तो अनुपालन क्या है? अनुपालन के सिद्धांत क्या है? कितने प्रकार का हो सकता है? आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, इसमें सामाजिक प्रभाव सबसे प्रत्यक्ष और तीव्र होता है। अनुपालन का संबंध सीधे आदेश से होता है। इस तरह का जो अनुपालन है मतलब ओबीडियंस। आज्ञाकारिता में क्या है? सीधे कमांड से इसका मतलब होता है।
जैसे जब ट्रैफिक पुलिस जब किसी व्यक्ति को अपनी कार एक विशेष जगह ही लगाने का आदेश देती है तो उसको ये उम्मीद होती है कि वह व्यक्ति उस आदेश का पालन करेगा। इसे ही समाज मनोवैज्ञानिकों ने आज्ञाकारिता या ओबीडियंस की संज्ञा दी है। इस क्षेत्र में मिलग्राम 1965 द्वारा किया गया प्रयोग काफी सराहनीय है। नेक्स्ट, परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता। अल्ट्रुइज्म, एग्रेसिवनेस, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग और प्रतिद्वंदिता प्रमुख कार्यक्षेत्र बन गया है। परोपकारिता क्या है? एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना किसी प्रकार के लाभ की उम्मीद के ही करता है। परोपकार में व्यक्ति दूसरे की मदद करता है लेकिन बदले में वो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। केली और बर्न के अध्ययन के अनुसार परोपकारिता का गुण वैसे व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिन्हें बचपन से ही इस तरह के व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाता है। आक्रमणशीलता क्या है? इसको मेयर्स ने बड़े अच्छे से परिभाषित किया है। मेयर्स के अनुसार आक्रमणशीलता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है। बेरोन तथा बर्न के अनुसार आक्रमणशीलता के मुख्य 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा व्यवहार करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरा कारण पर्यावरण से संबंधित है। कभी कभी कुछ पर्यावरण के कारक होते हैं जो कि व्यक्ति में निराशा या कुंठा उत्पन्न कर देते हैं जिससे वो आक्रमणशील व्यवहार करने लगते हैं। तीसरा कारण है कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण व्यक्ति आक्रमणशीलता को सीखता है। तो आक्रमणशीलता क्या है, क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको आक्रमणशीलता के व्यवहार को कम किया जा सकता है आदि में समाज मनोवैज्ञानिक रुचि दिखा रहे हैं। सहयोग और प्रतिद्वंदिता 2 अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। सहयोग क्या है? सहयोग एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ जो कार्य का प्रतिफल होता है उसका श्रेय सभी व्यक्तियों को समान रूप से होता है। प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन क्या है? एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रायः दूसरे व्यक्ति की कीमत पर अपना निष्पादन अधिक से अधिक आगे बढ़ाना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा व्यक्ति जिसको वो अपना प्रतिद्वंदी समझता है तो उसके आगे रोड़े अटकाकर भी वो आगे बढ़ जाना चाहता है। तो समाज मनोवैज्ञानिक सहयोग और प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और शोध कार्य कर रहे हैं और इसके निर्धारकों का पता लगा रहे हैं। नेक्स्ट, अफवाह, र्यूमर। अफवाह क्या है? इसको जनप्रवाद भी कहते हैं या र्यूमर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में एक अप्रमाणित कहानी है। एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसमें आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों की रुचि प्रारंभिक समाज मनोवैज्ञानिकों की रुचि की अपेक्षा थोड़ा कम है। इस क्षेत्र में आलपोर्ट और पोस्टमैन ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने अफवाह के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है कि अफवाह का होना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो परिस्थिति में अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी इन सिचुएशन, और परिस्थिति की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ सिचुएशन। यदि कोई परिस्थिति ऐसी है जो व्यक्तियों के लिए, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है और अस्पष्ट भी है, यानी भिन्न भिन्न लोग उसे भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति से अफवाह का निर्माण और फैलाव दोनों ही तेजी से होता है। यही कारण है कि युद्ध के समय अफवाह तेजी से फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट, समूह प्रभाव, ग्रुप इन्फ्लुएंस। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक समूह प्रभाव के क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। समूह प्रभाव का मतलब क्या होता है? समूह प्रभाव से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों द्वारा
व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों से होता है। इस तरह के समूह प्रभाव को 7 भागों में बांट के अध्ययन करने का प्रयास समाज मनोवैज्ञानिकों ने किया है। ये है सामाजिक सरलीकरण, सोशल फैसिलिटेशन, भीड़भाड़, क्राउडिंग, सामाजिक स्वचारिता, सोशल लोफिंग, अवेस्टियन, डिइंडिविजुअलाइजेशन, समूह ध्रुवण, ग्रुप पोलराइजेशन, समूह चिंतन, ग्रुप थिंकिंग तथा अल्पसंख्यक प्रभाव, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेकानेक प्रयोग किए जा रहे हैं और उसके आधार पर समूह प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सामान्यीकरण भी किया जा रहा है। तो इस तरह स्पष्ट है कि आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। प्रत्येक क्षेत्र में उनके द्वारा जो शोध कार्य और प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें वे लोग संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं को अधिक से अधिक सुलझाने में समर्थ हो पाए हैं। थैंक यू।